नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय है मध्य प्रदेश की जलवायु। दोस्तों, मैं ये लेक्चर लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अपनी पुस्तक के कार्य में थोड़ा सा व्यस्त था। व्यस्तता के कारण मैं ये लेक्चर लाने में थोड़ा सा समय लग गया मुझे दोस्तों। कोई बात नहीं, लेकिन अब यथावत आपके निर्धारित समय पर सारे लेक्चर आएंगे। दोस्तों देखिए, मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर एग्ज़ाम आएगी कि नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन उनका रहता है। दूसरा क्वेश्चन रहता है, सर इस समय मेरा पढ़ने का मन नहीं लगता है। तीसरा क्वेश्चन रहता है, सर मुझे स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों का मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कि सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि एग्ज़ाम आएगी या नहीं। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम तो निश्चय ही आएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम निश्चय ही आएगी, लेकिन क्या जब एग्ज़ाम आएगी तो आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं, आपकी तैयारी कंप्लीट है कि अगर मान लीजिए कल एग्ज़ाम आती है तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः तैयार हैं? आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अगर नहीं तो इस समय का सदुपयोग कीजिए दोस्तों। ठीक है। दूसरा कि मेरा पढ़ने पे मन नहीं लगता। इस प्रश्न का मैं जवाब थोड़ी देर से दूंगा। अभी पहले तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, इस समय घर पर हूं, मैं क्या करूं। दोस्तों देखिए, आप लोगों की कई सारी इच्छाएं होंगी जो पूर्ण नहीं हो पाई होंगी व्यस्तता के कारण। आपकी पढ़ाई के कारण आपके समय नहीं मिल पाया होगा, तो आपकी वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई होंगी। जैसे आपका मान लीजिए कोई अच्छी मूवी है जो आप नहीं देख पाए हों, कोई नॉवल है वो नहीं पढ़ पाए हों, तो मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप इस समय को भी एंजॉय करें और अपनी जो आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करें। कोई अच्छी मूवी है यूट्यूब पर देख लीजिए, है ना, कई सारे सोर्स हैं, उनसे आप देखिए और अपनी जो आपकी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं उनको पूर्ण कीजिए। मैं आपसे यही कहूंगा। ठीक है। दूसरा कि आप स्ट्रेस क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। स्ट्रेस हम खुद पैदा करते हैं। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है। स्ट्रेस हम खुद पैदा करते हैं अपने जीवन पे कि नहीं अरे यार मैं ये हूं वो है, तो ये आपके द्वारा पैदा किया गया है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, आप स्ट्रेस ना लें, उसके लिए क्या करें। देखिए, अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो आपकी रुचि जिसमें थी उसको पूर्ण कीजिए। अगर आप घर में हैं और अपने परिवार के साथ में, तो परिवार के साथ आपको समय नहीं मिलने के कारण आपने समय नहीं दिया अपने परिवार को, तो अब अच्छा समय है, उनके साथ समय बिताइए और परिवार को समझिए। क्या होता है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, हम परिवार से ही अलग हो गए हैं दोस्तों। हम सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए भागम भाग वाली जिंदगी में आ चुके हैं। यह अच्छा समय है कि आपको परिवार के साथ रहने का मौका मिला, इसे भी एंजॉय कीजिए दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति निखरता कब है, इस बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ज्यादा बात ना करते हुए पहले मैं लेक्चर शुरू कर देता हूं, नहीं तो आपको ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा आपका। मैं इसमें बताऊंगा अभी आपको व्यक्ति निखरेगा कैसे, बताऊंगा अभी। दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। देख रहे होंगे आप। देखिए, जलवायु क्या होती है, तो किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारी टीम का मनोबल भी उतना ही बढ़े। ये सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं कि आपका किसी भी रूप से आपको कोई नुकसान ना हो और आप हमसे जुड़े रहें, आपको किसी रूप से स्ट्रेस ना हो, इसके लिए ही हम ये पूरी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आपसे निवेदन है मेरा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करना, डिसलाइक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं हमारे। चलिए दोस्तों, देखिए, किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहा जाता है। देखिए, जलवायु को समझिए। क्या कहा यहां पर, किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी स्थान पर, मान लीजिए मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है, मालवा के पठार की दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से जो मौसमी दशा चली आ रही है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे जलवायु कहा जाता है। मौसम क्या होता है? जलवायु और मौसम। कई बार बच्चों आप इस चीज को समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है। नहीं, दोनों एक ही नहीं, बहुत अंतर है। देखिए मौसम क्या होता है? मौसम किसी स्थान विशेष की क्षणिक दशाओं को कहा जाता है। क्षणिक का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अभी धूप है, एक क्षण बाद यहां पर छांव हो जाए, कुछ देर बाद बारिश होने लगे, तो ये क्या हुआ? मौसम। मौसम बदलता है दोस्तों, जलवायु नहीं बदलती। ध्यान में रखिएगा। पुस्तक और कॉपी और पेन ले लिया आप लोगों ने? जल्दी नहीं लिया तो उठा लीजिए दोस्तों, जल्दी कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करिएगा। देखिए जलवायु किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहा जाता है। अब मौसम क्या होता है? किसी स्थान विशेष की क्षणिक समस्त दशाओं को मौसम कहा जाता है। क्षणिक का मतलब कि जैसे अभी धूप है तो कुछ देर बाद छांव हो जाए, तो वो कहलाएगा मौसम। मौसम बदलता है, नोट डाउन कीजिए। जलवायु नहीं बदलती है, जलवायु यथावत होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, जलवायु को विभिन्न वातावरणीय कारकों जैसे अक्षांशीय अवस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातलीय उच्चावच, सौर विकिरण, जल एवं स्थल का वितरण, वर्षा की मात्रा तथा सागर तट से दूरी आदि प्रभावित करती हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अक्षांशीय स्थिति, मतलब अक्षांशीय रेखाएं जो हैं उनकी स्थिति कैसी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी उस स्थान की, धरातल उच्चावच कैसा है उस स्थान का, सौर विकिरण कैसी उस स्थान की, जल एवं स्थल का वितरण कैसा है वहां का, वर्षा की मात्रा कैसी है, सागर से दूर है या नजदीक है, उसकी इस स्थिति में कैसी है। तो ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु वहां निवास करने वाली जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्धारण करती है। मतलब क्या हुआ कि जो कोई, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र विशेष है, जैसे रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार है, तो वहां की जो जलवायु है, वहां निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी निर्धारण करती है। निर्धारण का तात्पर्य हुआ, एक एक पॉइंट को समझते हैं। आर्थिक, आर्थिक कैसे? देखिए जलवायु वहां कैसी, उस आधार पर वहां आर्थिक चीजें पाई जाती हैं, खनिज पाए जाएंगे। सामाजिक स्थिति वहां की उसी रूप पर होगी, सांस्कृतिक स्थिति वहां की उसी रूप पर होगी। तो इस तरह से जो यह हमारा जलवायु होती है वहां की निवास करने वाली जनसंख्या को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर निर्धारण करती है। देखिए मानसून क्या होते हैं? मानसून, अब देखिए जलवायु हो गई, मौसम समझा दिया मैंने आपको। इन दोनों में कोई समस्या है? अगर समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए जल्दी। उसके बाद देखिए मानसून, मानसून क्या होते हैं? मानसून पवनों के प्रवाहित होने की एक व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानसून क्या है? पवनों के प्रवाहित होने की एक व्यवस्था है जो दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम या ऋतु। ठीक है। मानसून शब्द जो है मौसम शब्द से बना, ये मौसम, और जिसका तात्पर्य क्या हुआ? मौसम या ऋतु। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे पवनों का प्रतिरूप, वर्षा, तापमान परिवर्तन, आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा में अंतर। ये बहुत सारी भिन्नताएं हैं। सभी जगह वर्षा अलग होती है, तापमान अलग होती है, आर्द्रता का प्रतिरूप अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु को हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश हमारा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा हमने, इस बात को समझिएगा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो हमारे एमपीपीएससी वाले बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें यहाँ पर कि 2016 एमपीपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। तो यहां पर देखिए मानसूनी जलवायु हम कहेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी। लेकिन यहां पर चूंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से
कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा, इससे पहले वाले लेक्चर में जब मध्य प्रदेश की पर्वत और पठार पढ़ा था हमने, तो हमने वहां पर देखा था कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाइए और उन लेक्चर को देखिए, जिससे आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय, ये उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करती है। इसलिए हम अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी हो जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। लेकिन हमें जब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे प्री में, ठीक है, एमपीएसआई या एमपीपीएससी प्री या कांस्टेबल इन सब में पूछा जाएगा, तो आप वहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी नहीं लगाएंगे, सिर्फ मानसूनी बताएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं, अरब शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। देखिए दोस्तों, भारत वर्ष में हमारे वर्षा जो होती है वो उसकी दो शाखाएं हैं, एक है हमारी अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर से भारत में 65% वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से भारत में 35% वर्षा होती है, लगभग आंकड़े, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए भारत में वर्षा के दो शाखाएं हैं वर्षा की। अब देखिए भारत में जब दो शाखाएं हैं तो मध्य प्रदेश में भी यही दोनों शाखाएं प्रभावित होती हैं। पहली है अरब सागर, दूसरी है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में किन किन शाखाओं से वर्षा होती है, तो दोनों, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों से। ठीक है, राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में शीत में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है, इसलिए वर्षा को इन क्षेत्रों में मावठ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब ठंड का मौसम आती, ठंड ऋतु आती है, तो हमारे मध्य प्रदेश में जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, ठीक है ना, यानी अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। ठीक है, जिसे मावठा कहा जाता है। ठीक है, यह जो होती है, यह जो वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है वह किस कारण से होती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी से निकटता पहला कारक है, दूसरा है उत्तर में हिमालय की स्थिति, उत्तर में स्थित ये भी प्रभावित करता है। तीसरा है दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियां, चौथा है धरातली उच्चावच, पांचवा है काल वैशाखी, छठा है ग्रीष्मकालीन तूफान, सातवां है दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, आठवां है भौगोलिक स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार और नौवां है समुद्र से दूरी। ये सभी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है और यही कारक, ध्यान रखिएगा, सुनिए, यही कारक भारत की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु को ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश की जलवायु को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से मध्य जून तक होती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है, शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा ग्रीष्म ऋतु समझते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु, इस अवधि से सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होने लगती है तथा वायु दाब कम होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मई माह के अंत तक राज्य के लगभग सभी भागों में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। जो यह समय चल रहा है अभी, देखिए अप्रैल मई जून, ये ग्रीष्म काल चल रहा है। ठीक है ना, तो भीषण गर्मी पड़ने लगती है। राज्य का सबसे गर्म माह मई होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीएसआई वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, राज्य का सबसे गर्म माह कौन सा है, पूछा जा चुका है, कौन सा है बताइए, मई है। मई महीने का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए वर्ष 1995 में गंज बसौदा विदिशा में जो आता है का तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है, तो गंज बसौदा। ठीक है ना, किस जिले में पड़ता है, तो विदिशा जिले में। ठीक है, मई माह में मध्य प्रदेश के
उत्तरी भागों में शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जिसे दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोगों ने आप लोग हमारे क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में देखते हैं कि लू चलती है गर्मी में, है ना। ये जो होती है पछुआ पवनें होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्षा ऋतु, दूसरा आ गया हमारा वर्षा ऋतु। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी द्वारा होती है। राज्य के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी यानी पूर्व और दक्षिण पूर्व में किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी द्वारा होती है। ध्यान रखिए, पूर्व में तथा दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से होती है, जबकि उत्तर पश्चिम व मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं से होती है, ठीक है ना। देखिए नोट, एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान दीजिएगा। अत्यधिक भिन्नता के कारण वर्षा की मात्रा में भी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक भिन्नता काफी ज्यादा है मध्य प्रदेश में। उस भौगोलिक भिन्नता के कारण सब जगह अलग अलग चीजें अवस्थित हैं। उसी भिन्नता के कारण क्या है, मध्य प्रदेश में वर्षा में भी भिन्नता पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी भिन्नता पाई जाती है वर्षा में। देखिए मध्य प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण क्या है, देखिए राज्य के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी तथा अनूपपुर जिलों में वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा बंटवारा, राज्य के मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी भागों में स्थित भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, सीधी, छतरपुर, दमोह जिलों में वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीहोर तथा शाजापुर आदि जिलों में वार्षिक जो औसत वर्षा वितरण है वो 75 दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्षा का वितरण हुआ। अब देखिए मानसून का आगमन, मानसून आता कैसे है हमारे मध्य प्रदेश में, इस बात को समझिएगा। मानसून का आगमन कैसे होता है, देखिए मई माह में उत्तर पश्चिम भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों का तापमान अधिक तेजी से बढ़ने के कारण वहां निम्न वायुदाब हो जाता है, मतलब कम वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है। तथा जून के प्रारंभ में यहां निम्न वायुदाब क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हिंद महासागर से आने वाली व्यापारिक पवनों को आकर्षित करने लगता है। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए समझिए। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब की स्थितियां क्या होती हैं, ये पेटियां भी होती हैं, ये भूगोल में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, गर्मी के समय में अत्यधिक गर्मी कर पड़ने के कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारे यहाँ का, वहां निम्न वायुदाब बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। मतलब निम्न वायुदाब क्या, मतलब एक खाली स्थान बन जाता है वहां पर, मतलब वहां स्पेस खाली हो जाता है, वहां पवनें कम हो जाती, पवनें हट जाती हैं, पवनें जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती हैं, मतलब स्पेस खाली हो गया, खाली स्थान हो गया वो। तो वो जो खाली स्थान है, अब उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे हमारे हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, वहां व्यापारिक उस समय क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, ठीक है, जिससे व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो वहां से उठती हैं और बनती हैं, और वो क्या है कि हमारे निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलने लगती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वहां उच्च वायुदाब से पवनें आ जाती हैं और उस स्थान को फिल करती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, लू भी चलती है, यही कारण है। दूसरा, मानसून भी इसी कारण से आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ये बात समझ में आ गई। एक हमारे पास जैसे आप देखिए, जब क्या होता है कि आप पानी गर्म करते हैं, मान लीजिए जब पानी गर्म करते हैं आप, तो पानी गर्म होने के लिए क्या किया आपने, जैसे ही चढ़ाया उसे गर्म करने के लिए, तो थोड़ी देर बाद उसमें जब वो बॉयल हो जाता है तो उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। तो वहां उसे जब आप ढक देते हैं, ढका हुआ जब होता है, तो उसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ता है, यानी उच्च वायुदाब वहां निर्मित हो जाता है। और उस जैसे उसका ढक्कन खोलते हैं तो बाहर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जिससे क्या होता है कि वह जो वाष्प है तीव्र गति से उस स्थान को फिल करने के लिए आती है। देखा होगा दोस्तों, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। वह उस स्थान को बड़ी तीव्र गति से भरने के लिए आ जाती है, ठीक है। तो यही होता है, वो पानी में चूंकि गर्म पानी था, उच्च दाब था उसमें, जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो वहां निम्न वायुदाब में पहुंच गया वो, ठीक है। तो उस स्थान को भरने के लिए एज कंपेयर टू उस गर्म पानी के वो निम्न वायुदाब हुआ ना, तो वहां पर वह तीव्र गति से जाता है। और इसी कारण से आप देखते हैं वाष्प की क्रिया हुई, जो उस वाष्प की क्रिया से बूंदे बन जाती हैं उसमें। आप जो ढक्कन होता है उसमें देखते हैं आप बूंदे बनी होती हैं। तो वो क्यों बनी होती हैं, वो वाष्प की क्रिया के कारण।
वेपोराइजेशन के कारण, ठीक है। और जैसे ही वह आप जब तक उस वह ढका हुआ था तो वो वाष्प था, लेकिन जैसे वह ठंडे क्षेत्र में पहुंचा तो वो जो वाष्प था वह बूंदों में बदल गया, ठीक है दोस्तों, वह जो है बूंदों में बदल गया। तो इस तरह से हमारे यहां वर्षा होती है। आगे चलते दोस्तों, आगे बात समझ में। भूमध्य रेखा गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करने के पश्चात इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा का आरंभ अचानक तीव्र मेघ गर्जन और विद्युत चमक के साथ होता है, जिसे मानसून का प्रकोष्ठ या विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव मध्य प्रदेश में मध्य अक्टूबर तक रहता है, इसलिए राज्य में मध्य जून से मध्य अक्टूबर का काल वर्षा का काल या दक्षिण पश्चिम मानसून का काल कहलाता है, ठीक है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होते हैं दोस्तों। देखिए, जो हमारे यहाँ वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हिंद महासागर से व्यापारिक पवनें बनकर के आती हैं और वही पवनें भारत में वर्षा कराती हैं, उसे ही चूंकि वह हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम से आती हैं, इसलिए इन पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी होशंगाबाद में होती है, 215 सेंटीमीटर। सबसे कम गोहद भिंड जिले में जो सीधे 55 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो पचमढ़ी होशंगाबाद में कितने सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। जबकि सबसे कम कहां होती है, तो गोहद, कहां, किस जिले में, भिंड, कितने सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 85% तक वर्षा होती है और जबकि 15 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है, जिसे मानसून का निर्वात कहा जाता है और 15% उसी मानसून से होती है दोस्तों। चलिए, शीत ऋतु। देखिए, एक पहला अक्टूबर, मध्य अक्टूबर में मानसून के लौटने के बाद वायु में आर्द्रता बनी रहती है, ठीक है। राज्य में सबसे अधिक ठंड दिसंबर से जनवरी माह के मध्य पड़ती है। शीत के प्रारंभिक लक्षण स्वच्छ आकाश, मंद पवन, हल्की ठंड तथा धूप आदि। राज्य में पठारी भागों में उच्च भूमियों की अधिकता के कारण पठारी क्षेत्रों में अधिक ठंड तथा मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ती है। मध्य प्रदेश में शीत में लगभग 10% वर्षा होती है। मैंने अभी आपको बताया था 10 से 15% होती है वर्षा, कि 85% वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और 10-15% वर्षा जो होती है वह जो लौटता हुआ मानसून है यानी शीत में लगभग 15% वर्षा होती है। 10 से 15% औसतन है दोस्तों, है ना। इस समय औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जनवरी माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मध्य प्रदेश राज्य में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तर एवं दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग का तापमान अधिक, जबकि दक्षिणी भाग का तापमान कम रहता है दोस्तों। देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश को कौन सी कितने डिग्री रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, तो 21 डिग्री सेल्सियस रेखा समताप रेखा दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंड जनवरी माह में पड़ती है। राज्य का सबसे अधिक ठंडा स्थान मुरैना है, जबकि जहां जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे ठंडा स्थान हमारा मुरैना है। देखिए, ये हो गई ऋतुओं के आधार पर। अब हमारा आ जाता है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का बंटवारा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का मैदानी भाग, मालवा का पठार और विंध्य पर्वत श्रृंखला और नर्मदा सोन घाटी का पठार। उत्तर का मैदानी भाग देखते हैं। उत्तर के मैदानी भाग के अंतर्गत राज्य के निम्न जिले नीमच, अशोकनगर, भिंड, दतिया, मुरैना, छतरपुर, पन्ना तथा सतना के उत्तरी भाग आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्षेत्र आता है उत्तरी मैदान में। यहां पर ग्रीष्म में गर्मी तथा शीत में ठंड अधिक पड़ती है। यहां महाद्वीपीय जलवायु होती है। यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु, इसीलिए गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है, जबकि जनवरी माह का औसतन तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तथा मई माह का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक दोस्तों। महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया यहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा। तो महाद्वीपीय जलवायु होती क्या है दोस्तों, इसे समझिए। महाद्वीपीय जलवायु वह क्षेत्र जो समुद्र तल से अत्यधिक दूरी पर होता है, ठीक है,
तो वहां पर गर्मियों में अधिक गर्मी तथा ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। उस क्षेत्र की जलवायु, उस प्रकार की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। इस क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है। राज्य के उत्तरी भागों की समुद्र तट से दूरी अधिक होने के कारण मानसून की दोनों शाखाओं में घर्षण होने से तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे आर्द्रता और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है, यहाँ पर जो वर्षा है दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है। ठीक है, अब चूंकि उत्तरी भागों की जो दूरी है समुद्र तट से वो अधिक है, अब मानसून की जो दोनों शाखाएं हैं वह दूरी से आती हैं, तो घर्षण होने के कारण, घर्षण होता है उनमें, घर्षण होने के कारण वहां पर तापमान में वृद्धि हो जाती है और जिससे आर्द्रता और वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम में 75 सेंटीमीटर से कम तथा पूर्वी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, किंतु जिस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून एल नीनो के प्रभाव के कारण कमजोर होता है, तो इस क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, एल नीनो यह एक प्रभाव है, आपको मैं इसको अभी चूंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा दोस्तों, एल नीनो मैं आपको समझाऊंगा भूगोल में एल नीनो प्रभाव क्या होता है। ठीक है, एल नीनो जो होता है वह हमारे यहाँ की वर्षा को प्रभावित कर देता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए मालवा का पठार। मालवा पठार में शुष्क महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। यहां समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण मतलब मानसूनी जिसे कहा जाए जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा अरब सागर की मुंबई शाखा से होती है। अधिकांश वर्षा कहां से होती है? अरब सागर की मुंबई शाखा से। मुंबई के उत्तर में स्थित पहाड़ियों एवं गुजरात के दक्षिणी भागों में वर्षा होती है। मालवा पठार के पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी द्वारा अधिक तथा पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक दोस्तों, यानी गर्मी में जो मालवा का तापमान होगा 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और शीत ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में। देखिए मानसून का विभाजन आप देख लीजिए, यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसे कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक में प्रवाहित होने वाली केरल की शाखा। दूसरा है मुंबई के उत्तरी भागों में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की ओर प्रवाहित होने वाली मुंबई शाखा। तीसरा है सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ की खाड़ी से टकराकर अरावली पर्वत के समानांतर प्रवाहित होने वाली गुजरात की शाखा। इन 3 भागों में बांटा जाता है किसे? दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा को, अरब सागर की शाखा को, बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर की शाखा को। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला हमारा विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगली जो जलवायु क्षेत्र में बांटा हमने विंध्य पर्वत श्रृंखला। देखिए विंध्य पर्वत क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक, जनवरी माह का औसत तापमान जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे शीत में ठंड एवं ग्रीष्म में गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर शीत ऋतु में ठंड ज्यादा और गर्मी ऋतु में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर बताइए कौन सी जलवायु हो गई? महाद्वीपीय जलवायु दोस्तों। ठीक है, इस पर्वतीय क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून शाखाओं से वर्षा होती है। पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, क्योंकि पूर्वी भाग में जो चक्रवाती वर्षा का प्रमुख प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पूर्वी भाग है यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में कम होती है विंध्य पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला है हमारा नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। ग्रीष्म में सॉरी दोस्तों, ग्रीष्म में तापमान और आर्द्रता की अधिकता से उमस भरी गर्मी पड़ती है, जिससे मौसम कष्टदायी हो जाता है, मतलब गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर पड़ती है। दूसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, जबकि महादेव जो पर्वत श्रेणी है उसकी औसत ऊंचाई 1200 है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, महादेव पर्वत श्रृंखला, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। सतपुड़ा के पूर्वी भाग में अमरकंटक पठार और बघेलखंड पठार अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में शीत सामान्यतः शुष्क होती है तथा ग्रीष्म में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस
से अधिक होता है, जबकि रात का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फलस्वरूप इस क्षेत्र में मौसम सुहावना होता है, मतलब काफी अच्छा इस समय मौसम होता है यहाँ पर। देखिए अगला पॉइंट, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र में गर्मी और ठंड समानता कम होती है। होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जहां वार्षिक वर्षा लगभग 215 सेंटीमीटर तक होती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म को यूनाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? यूनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए इसे। वर्षा को चौमासा, शीत को सियाल। राज्य में एकमात्र वेधशाला इंदौर में स्थित है। जो ऋतु वेधशाला है वो इंदौर में स्थित है, लेकिन 2013 में उज्जैन में भी एक वेधशाला आधुनिक रूप से बनाई गई है। ठीक है, देखिए ये रहा पॉइंट। वर्ष 2013 में उज्जैन के डोंगला में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया है, जिसका नामकरण खगोल शास्त्री आचार्य वारामिहिर के नाम पर किया गया है। ठीक दोस्तों, ये हो जाती है हमारी जलवायु का बंटवारा। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न जलवायु से संबंधित। दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप बेहतर इंसान कैसे बने। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का नाम सुना होगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं आप लोग को। अरविंद घोष का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अरविंद घोष जो लंदन से आए थे पढ़ाई करके और क्रांतिकारी के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे थे। लेकिन अरविंद घोष को जब 1 साल की जेल हुई तो उनमें बदलाव आया, क्योंकि वो एकांत में बैठे थे। ध्यान को बहुत गहराई से समझिए इस बात को, बहुत गहराई से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब वो 1 साल के लिए जेल में गए तो उन्हें समझ में आ रहे, यार मेरा तो ये वजूद ही नहीं है, मैं क्यों ये कर रहा हूं, मुझे तो कुछ और करना है। और जब वो 1 साल बाद जेल से छूट कर आते हैं तो वह अब क्रांतिकारी के रूप में नहीं, अब अपनी भूमिका एक विचारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अरविंद घोष पांडुचेरी जाते हैं और वहां आश्रम की स्थापना की। वह आज भी दुनिया भर में प्रचलित आश्रम है। उनका आश्रम का नाम क्या था, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, आप इसे टेंशन मत लीजिए कि भाई मैं घर में बंद हूं, ये है नहीं, ये पॉजिटिव थिंक में लीजिए कि आप अपने आप से बात कीजिए। अभी तक आपने दुनिया वालों से बात की है, आपने कभी अपने आप से बात की है? नहीं। ये सबसे अच्छा मौका है, आप अपने आप से बात कीजिए। अगर व्यक्ति ने अपने आप से बात करना सीख ली तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया और वह व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने लगेगा। हर समय वह ऊंची ऊंचाइयों को निरंतर छुएगा, क्योंकि उसे अपने आप को उसने समझ लिया है। मुझे आप बताइए कि क्या आप अपने आप को समझते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप सिर्फ एक नौकरी के लिए आप निरंतर पढ़े जा रहे हैं, आप रट्टू तोता बन रहे हैं, आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। नहीं यार, कि हमें क्या करना है, आप कैसे भी करके मुझे एक नौकरी मिल जाए, बस हे भगवान एक नौकरी दिला दे, बस हम ये कर रहे हो। आप अपने आप को समझो, ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। आप अपने आप से बातें करो, मुझे फिर जरूर बताना। आज से आप एक ये काम जरूर कीजिए दोस्तों, आप अपने आप से बातें कीजिए। अच्छा समय है, और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं। आप अगर ये बात मेरी मानते हैं तो आपको मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये मेरा दावा है दोस्तों, आप बात तो मानिए मेरी। ठीक दोस्तों, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आइए बताया, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, यहां पर चूंकि मानसूनी जलवायु नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार इसे समझा रहा हूं आपको।
अगर यहां पर मानसूनी होता तो फिर आप मानसूनी लगाते, लेकिन मानसूनी नहीं है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है दोस्तों। तो मानसूनी नहीं है तो क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर 43.1 से लेकर 28.6 डिग्री सेल्सियस के मध्य कहां दर्ज किया गया? तो कहां पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर? ग्वालियर में। दैनिक तापांतर का मतलब क्या हो जाता है, एक दिन में सर्वाधिक तापमान में अंतर कहां पर दर्ज किया गया? तो ग्वालियर जिले में दर्ज किया गया है दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 1995 में अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस किस जिले में दर्ज किया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, गंज बसौदा विदिशा जिले में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013 में राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थापित की गई? अभी बताया मैंने, कहां पर? उज्जैन में। किस नाम से? वारामिहिर के नाम से। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई है? कितनी? 112 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में छठा क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो भिंड। भिंड के कहां? गोहद में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यूनाल। अभी बताया था दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया? शिवपुरी में दर्ज किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला, विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों? तो यहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि यहां सतपुड़ा का पर्वत पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने आप से बातें कीजिए। मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझिए दोस्तों, आपका विकास निश्चित ही होगा। ये मेरा दावा है, मैं आपसे वादा करता हूं, आप करके देखिए और आपका विकास निश्चित ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जिससे हमारा मनोबल बढ़े दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें दोस्तों। धन्यवाद।